हाय दोस्तों, अगर मैं आज बोलूं कि आज हम मिथिलेश कुमार की श्रीवास्तव की बात करने वाले हैं तो आप सब सोचोगे कि ये इंसान कौन है, कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। पर उसी टाइम अगर मैं बोलूं कि आज हम नटवर लाल की बात करने वाले हैं तो आप सब इजीली समझ जाओगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि नटवर लाल से तो हर इंसान वाकिफ़ है। अगर जो वाकिफ़ नहीं है तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, नटवर लाल कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये इंडिया का मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट पॉपुलर ठग है, जिसने 3 बार ताजमहल को बेचा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ताजमहल को ही बेच डाला। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल का जन्म 1912 में बांगड़ा गांव में हुआ और वे अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और वे वकालत की पढ़ाई भी कर चुके थे। इसके बावजूद वो मैट्रिक में 2 बार फेल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वकालत की डिग्री हासिल की। उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी, पर एकदम कुछ हुआ यूं कि एक पड़ोसी ने उन्हें बैंक ड्राफ्ट दिया और बोले कि मिथिलेश, जाओ जाके बैंक से मेरा पैसा निकाल लाओ। और मिथिलेश ने बहुत ध्यान से बैंक ड्राफ्ट को देखा और उसने ऐसे ही साइन करने की कोशिश की। बाद में उसने देखा ये तो हूबहू सेम हो गया। यहीं से उसका खुराफाती दिमाग चला और फर्जी साइन करके उनके बैंक से मिथिलेश ने 4000 रुपए और निकाल लिए। जब खाते के मालिक को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने बैंक मैनेजर को शिकायत की, तो बैंक मैनेजर ने बोला कि ये वही लड़का है जिसको आपने पहली बार पैसे लेने को भेजा था। पड़ोसी समझ चुका था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का है। फिर यहीं से नटवर लाल बनने की कहानी शुरू हुई। तो अब नटवर लाल अपने घर से निकल पड़े थे और घूमते घुमाते वे कलकत्ता पहुंचे, जहां वे जॉब के साथ साथ एक सेठ के बेटे को भी पढ़ाते थे। फिर एक दिन नटवर लाल ने सेठ से कुछ पैसे मांगे, पर सेठ ने ना दिए, तो नटवर ने उन्हें सबक सिखाने की ठानी और कॉटन के व्यापार में 4.5 लाख का चूना सेठ को लगा दिया। फिर वे कलकत्ता से भाग निकले। अब उनका मन जॉब करने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्होंने अलग ही दुनिया देख ली थी। अब नकली साइन करना तो उनके बाएं हाथ का खेल था और वे इस खेल के पक्के खिलाड़ी बन चुके थे। ऊपर से फराटेदार इंग्लिश और भेस बदलना तो उनको बखूबी आता था और वे हर चीज़ों से अप टू डेट रहते थे। उन्होंने वैसे तो बहुत ठगियाँ की, पर जो रिकॉर्डेड है वो कुछ ही है। तो आज हम सबसे ट्रेंडिंग किस्से को डिस्कस करें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक किस्से के साथ। ये उस समय की बात है जब नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री हुआ करते थे और राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में कनॉट प्लेस में नटवर लाल किसी की घड़ी की दुकान में जाता है और खुद को वित्त मंत्री का PS यानी पर्सनल सेक्रेटरी बताता है और कहता है कि कल प्रधानमंत्री सब मेंबर्स के साथ मीटिंग करेंगे और वे दावत के बाद सब लोगों को घड़ी एक तोहफे में देना चाहते हैं। पहले तो उस इंसान को नटवर लाल को देखकर शक हुआ। जब उसने प्रधानमंत्री का नाम सुना और इतनी घड़ियों का ऑर्डर सुना तो वे इतनी घड़ियां बेचने के लालच से अपने आप को रोक ना पाया। अगले दिन नटवर लाल घड़ी वाले के स्टाफ मेंबर को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले गया। जिन लोगों को नॉर्थ ब्लॉक के बारे नहीं पता है तो बता देते हैं, नॉर्थ ब्लॉक वे जगह है जहां प्रधानमंत्री के साथ साथ कई बड़े अफसरों का भी ऑफिस है और वहां नटवर लाल ने उसे बैंक ड्राफ्ट दिया। जब दुकानदार ने वे बैंक ड्राफ्ट बैंक में दिया तो बैंक वालों ने उस ड्राफ्ट को फर्जी बोला। वहां से घड़ी के मालिक को अंदाजा हो गया था कि नटवर लाल उसका पोपट बना गया है। फिर इस किस्से के बाद नटवर लाल के किस्से ना रुके। नटवर लाल इतना बड़ा ठग था कि उसने राष्ट्रपति भवन को भी बेच डाला था और उसने
राष्ट्रपति भवन को तब बेचा था जब राष्ट्रपति पद पर राजेंद्र प्रसाद जी तैनात थे। नटवरलाल ने राजेंद्र प्रसाद जी के फर्जी साइन किए और संसद भवन को बेच दिया, और वो भी उस समय जब सब मेंबर्स संसद भवन में अंदर मीटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि वे ऐसे कैसे इतनी बड़ी ठगियां करता था और ऊपर से कौन इन इमारतों को खरीदता था। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि वे सब इमारतें एक सरकारी अफसर बनकर बेचते थे और खरीदने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज होते थे। वे किसी अमीर अंग्रेज को बलि का बकरा बनाते थे और उस इमारत से रिलेटेड सब कागज उस मीटिंग में मौजूद रखते थे, और सरकारी स्टैंप भी उन कागजात में मौजूद होती थी, जिसमें उस इमारत के नुक्कड़ नुक्कड़ का दौरा होता था और संबंधित सरकारी अफसर के साइन भी वे खुद कर देते थे। ये देखकर किसी विदेशी मेंबर को भी उनका यकीन हो जाता था और वे भी इस इमारत को खरीदने के लिए तैयार हो जाता था। तो आज तक नटवरलाल ने बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुकानदारों, होटेलियर्स, सरकारी अफसरों इत्यादि को चूना लगाया है, और इन नामों में रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी जैसे नाम भी मौजूद हैं। ये सब करने से नटवरलाल अब अखबारों की सुर्खियों में ही रहते थे। जब भी वे अपना नाम अखबारों में देखते थे तो उन्हें गर्व होता था, जैसे उन्होंने दुनिया पर ही कब्जा कर लिया हो। नटवरलाल ने जिन शहरों में ठगी को अंजाम दिया है वे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पटना, पुणे, कानपुर, बिहार, राजस्थान जैसे शहर शामिल हैं। तो अब बात आती है उनकी गिरफ्तारी कैसे होने लगी थी। जब उनका नाम ठगी में पॉपुलर होने लगा था, तब दुकानदार और बिजनेसमैन अपने आप को सचेत रखने लगे थे। एक बार कानपुर में वे ज्वेलर की शॉप पर ठगी करने पहुंचे। तोल मोल कर ही रहे थे कि दुकानदार को शक हुआ और उसने नटवरलाल को बातों में उलझा कर रखा और साथ में ही पुलिस को बुला लिया। दोस्तों, नटवरलाल पर कितने मुकदमे दर्ज हुए होंगे और वे कितनी बार गिरफ्तार हुए होंगे, अगर ये बात आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो बता दिया जाए, पूरे देश से नटवरलाल पर 150 से ज़्यादा केस हुए हैं, जिनमें से 9 का फैसला आया है। उसके मुताबिक नटवरलाल को 109 सालों की सज़ा हुई थी और उनमें से केवल एक बार ही उनको बेल मिल पाई थी और बाकी बार तो वे भागे ही थे। दोस्तों, बात करते हैं एक किस्से की, वो है लखनऊ वाला, जो कि बहुत मशहूर है। इस किस्से का दौर तब का है जब नटवरलाल लखनऊ की जेल में थे और जेल में रहते हुए उनके लिए उनकी पत्नी चिट्ठियां भेजती थी, जिसमें अक्सर घर के बारे, बुरे हालात और फसल के ना चलने की बात होती थी। बता दिया जाए, जब कोई भी चिट्ठी जेल में आती है या जाती है, उस पर कड़ी निगरानी होती है और सेंसर बोर्ड वाले खुद उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। पहले वे पढ़ते हैं, फिर वे आगे जाती है। एक बार ऐसे ही नटवरलाल की पत्नी ने उन्हें चिट्ठी भेजी और जेलर ने उसे खुद चिट्ठी देने गए और बोले, तुम्हारी पत्नी इतनी चिट्ठियां भेजती हैं और तुम क्यों नहीं लिखते कुछ। तब नटवरलाल ने बोला, वैसे तो मैं कुछ नहीं लिखना चाहता था, पर अगर आप बोल रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ। नटवरलाल ने चिट्ठी लिखी और कहा, खेत के एक भाग में कुछ गहने और कुछ पैसे दबाए हुए हैं, उसे निकाल लेना, उससे सुखी जीवन निकल जाएगा। जब जेलर ने चिट्ठी पढ़ी तो उनके कान से खड़े हो गए और उन्होंने पुलिस का काफिला भेज दिया वे खेत खोदने। पुलिस ने तकरीबन सारा खेत खोद डाला, पर उन्हें कुछ ना मिला। फिर नटवरलाल दूसरे दिन चिट्ठी भेजते हैं और लिखते हैं कि जेल में रहकर मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, और इसके अलावा उन्होंने लिखा कि फसल के लिए खेत पूरी तरह से तैयार है, अब तुम अपनी फसल बीज सकती हो। ये सुनकर जेलर दंग रह गए और उन्होंने नटवरलाल के दिमाग को सल्यूट दिया। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, नटवरलाल के नाम पर कितनी ही मूवीज बनी हैं, पर उनमें से किसी में भी द रियल नटवरलाल की स्टोरी और ना किस्से दिख पाए हैं। तो हाल ही में 2009 में बात आई थी कि उनके किसी फैमिली मेंबर ने कोर्ट में अर्जी दी है कि अब नटवरलाल नहीं रहे, इसीलिए उनकी सारी फाइल्स बंद कर दी जाए। पर कानून को कौन समझाए, कानून को तो सबूत चाहिए। दोस्तों, नटवरलाल अपने गांव वालों का एक मसीहा था और एक हीरो था। दुनिया कोई दूसरा नटवरलाल पैदा नहीं कर पाएगा और ना होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए।
So friends, if you like this video, please do share and please don't forget to subscribe this channel. तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना।